हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज हम कर रहे हैं अपना बिजनेस फाइनेंस के रिगार्डिंग एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आगे फर्दर हम कर रहे हैं। ठीक है ना, आइए करते हैं स्टार्ट। 59th ये वीडियो रहने वाला अपना टोटल 59। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग करते हैं। पहला दिया गया क्या, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हम किसको बोलेंगे। इनके बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हम किसको बोलते हैं, या कहाँ कहाँ से हम पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला दिया गया बिजनेस फाइनेंस का ही मतलब क्या होता है कि सर फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस मीन्स फंड या क्रेडिट इम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कि जो आप बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस बोल सकते हो आप। ठीक है ना। और फाइनेंस वर्ड जो है वाइडर वर्ड है, सिर्फ रुपया नहीं बल्कि इसमें सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ इंक्लूड हम करते हैं। तो फाइनेंस इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए जैसे शरीर के में रक्त यानी आप बोलते हो ब्लड का होना जरूरी है, वैसे ही बिजनेस में फाइनेंस जो है वो ब्लड का काम करता है, कि बिना फाइनेंस के आप बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? सर एसेट को परचेज करने में, गुड्स को परचेज करने में, रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन करता है उन सब में कहीं ना कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो इसलिए बिजनेस फाइनेंस का जो एरिया है वो वाइडर है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक। नेक्स्ट में आता है जी स्कोप, कि बिजनेस फाइनेंस के अंदर जो सोर्स, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, सोर्स दिया गया, पैसा कहाँ कहाँ से आप कलेक्ट करते हो जी, पैसा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। कोई भी बिजनेस जो है अपने फाइनेंस की नीड को पूरा करने के लिए इक्विटी, डेब्ट, डिवेंचर, रिटेन अर्निंग, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, इन पे डिपेंड रहता है अकॉर्डिंग टू दीज नीड। मतलब एक बिजनेस की क्या नीड है, शॉर्ट टर्म है तो वर्किंग कैपिटल पे डिपेंड होगा, लॉन्ग टर्म है तो आपकी इक्विटी डेब्ट पे डिपेंड होगा। तो डिफरेंट सिचुएशन में दीज सोर्स ऑफ फंड यूज इन डिफरेंट सिचुएशन, हर सोर्स ऑफ फंड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। अब इनको क्लासिफाइड अगर हम करते हैं सोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म आ जाता है। ओनरशिप और कंट्रोल के बेस पर, अगर ओनरशिप और कंट्रोल के बेस पे हम इसको वेरिफिकेट करते हैं तो ओन्ड कैपिटल या फिर बोरोड कैपिटल के अंदर नाम से आ जा सकता है। ठीक है। या फिर इसके सोर्स जनरेशन के ऊपर, तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ जनरेशन कहाँ से लिया गया है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, इसके आगे वेरिफिकेट दिए गए। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो आपका एरिया है फाइनेंस का वो कवर किया गया है। आइए एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, कि बेसिस ऑफ टाइम के अंदर लॉन्ग टर्म में क्या क्या आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग को इंटरनल अक्रूवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रिटेन अर्निंग को। डिवेंचर बॉन्ड, टर्म लोन का मतलब ही लॉन्ग टर्म होता है। वेंचर फंडिंग के अंदर इक्विटी वगैरह आ जाती है तो ये लॉन्ग टर्म में ही आप आता है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, और ये इंटरनेशनल फाइनेंस जैसे कि यूरो इशू, फॉरेन करेंसी लोन, एडीआर, जीडीआर, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म के अंदर आएंगे। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, कुछ इस पोर्शन में भी पढ़ेंगे और साथ के साथ आगे फर्दर बाइफरकेट किया भी गया है। ये जो लॉन्ग टर्म वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका, तो इसके अलग से भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया गया है। मिड टर्म नॉर्मली होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरीके के। शॉर्ट टर्म में ट्रेड क्रेडिट हो जाता है आपका, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन लेते हो, या एफडी जो है इस साल में एक विदिन 1 ईयर ये तुड़वाने वाले हो आप, यानी कि इसको मेच्योर करवाने वाले हो, या कस्टमर से एडवांस मिला है या क्रेडिटर से मिला है, पेबल से, फैक्टरिंग, बिल डिस्काउंट, या तक ना फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग शॉर्ट टर्म के अंदर आते हैं, और वेंचर एसेट सिक्योरिटाइजेशन लॉन्ग टर्म के अंदर आते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे तो ये आपके लिए सही भी रहेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फिर लिखना भी तो पड़ेगा ना अपने को कि क्या कुछ लिखना है। ठीक है, देखिएगा। नेक्स्ट वन दिया गया फिर मिड टर्म। नॉर्मली तो शॉर्ट टर्म ही होता है, हमने बात की क्या होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बाइफिकेट ये है कि लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर तो शॉर्ट टर्म में आ जाता है, और मोर देन 1 ईयर हम बात कर सकते हैं, मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म में आ जाता है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के आगे फर्दर पार्ट बना सकते हैं, 1 to 5 ईयर मिड टर्म में डाल देंगे और अबो 5 ईयर लॉन्ग टर्म में डाल देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दे रखे इसका मतलब है कि मिड टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर ही है। तो इसलिए मिड टर्म में आपको देखना होगा कि लॉन्ग टर्म वाले फीचर मिलते हैं, लाइक प्रेफरेंस कैपिटल देखो लॉन्ग टर्म में भी है, ये डिवेंचर बॉन्ड वगैरह है, लीज फाइनेंसिंग और हायर परचेज, ये तीन जो मैंने गोलदार सर्कल कर रखा है, देखना आप एक बार।
वेंचर फंडिंग और एसेट सिक्योरिटाइजेशन ये लॉन्ग टर्म के अंदर आते हैं। लीज फाइनेंसिंग और हायर परचेज ये मिड टर्म के अंदर आते हैं। और फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग ये आपके शॉर्ट टर्म में आते हैं। अगर मान लें मिड टर्म नहीं दे रखा तो लीज फाइनेंसिंग और हायर परचेज ये लॉन्ग टर्म के अंदर ही आ जाएंगे। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंट्रोल ओन्ड और बोरोड की अगर हम बात करेंगे तो ओन्ड के अंदर वही इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, कन्वर्टेबल डिवेंचर, जिन डिवेंचर को इन फ्यूचर कन्वर्ट करने वाला है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। या इसके अलावा वेंचर फंड, ठीक है, वेंचर फंड इसके अंदर आ जाएगा सारा का सारा आपका ओन्ड के अंदर। बोरोड के अंदर आपका या कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है, कमर्शियल बैंक से कोई लोन लिया है, डिवेंचर होते हैं। डिवेंचर को बोरोड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स जनरेशन के ऊपर बात करते हैं। इंटरनल में जो ओन्ड वाला था वही इंटरनल में आ जाएगा, बोरोड वाला था वो एक्सटर्नल में चला जाएगा, ठीक है। इंटरनल में इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, कन्वर्टेबल डिवेंचर सब बिल्कुल डिट्टो वही आ गया। और एक्सटर्नल के अंदर रिटेन अर्निंग, रिडक्शन इन दी वर्किंग कैपिटल आप बोल सकते हो, या फिर सेल ऑफ एसेट वगैरह ये एक्सटर्नल के अंदर आ जाएगी। तो आइए वन बाय वन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो पहला देखिए क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द टाइम। 3 टाइप में दिया गया, अकॉर्डिंग टू टाइम दिया गया था, फिर आपका कंट्रोल के बेस पे था, और फिर आपका सोर्स जनरेशन के बेस पे था। अकॉर्डिंग टू द टाइम कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की नीड कितने टाइम के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी हम इन सोर्सों से पैसा लेते हैं। मान लीजिए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के रिगार्डिंग है, तो जब एक फार्म को, एक बिजनेस को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो 5 साल, 10 साल या 5 साल से ज़्यादा होती है। अब वो 5 ईयर से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सर उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि फिक्स एसेट खरीदना, प्लांट मशीनरी वगैरह लगे लेके आना, बिल्डिंग बनाना, लैंड ज़मीन खरीदना, उन सब के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए, और खासकर एक चीज़ और अपने वर्किंग कैपिटल का कंटेंट में शायद हमने किया भी हुआ है, शायद इस एमसीक्यू सीरीज में भी किया था कि वर्किंग कैपिटल जो होती है, एक होती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल के पार्ट को भी लॉन्ग टर्म से ही आपको फाइनेंस करना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म से पैसा उठा के परमानेंट वर्किंग कैपिटल में लगाना चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, इसको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग को इंटरनल अक्रूवल के नाम से भी जाना जाता है, डिवेंचर बॉन्ड या टर्म लोन के रिगार्डिंग जो हमने वहाँ पर किया था, डिट्टो सारा का सारा यहाँ पर लिखा गया है जो उस टेबल में किया था, ठीक है। नेक्स्ट बनाता है मिड टर्म फाइनेंस, ये 3 से आप बोल सकते हो 1 to 3 ईयर, इसको ऐसे बोल सकते हो 1 to 5 ईयर बोल सकते हो, आप ये लिख सकते हो रैंडमली, ठीक है। इसमें 3 to 5 लिख रखा कोई बात नहीं, लेकिन आप 1 to 5 भी लिख सकते हो। अब 1 to 5 ईयर के लिए लोग पैसा क्यों चाहिए, इस खासकर रिनोवेशन के रिगार्डिंग एक तो चाहिए इसके अंदर जो पैसा है, जब सर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ना हो, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैसा ना दे रहा हो, तो फिर क्या करें सर, मिड टर्म के लिए ले लो। और दूसरा इसका रीज़न है कि सर जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, भाई जिसका खर्चा तो 1 साल में हो जाता है, लेकिन उसके जो बेनिफिट है कई सालों तक मिलते हैं, उसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उनके लिए जो पैसा है वो भी मिड टर्म से लेना चाहिए। कहाँ से लेना चाहिए? मिड टर्म से। यानी कि 2 रीज़न बता दिए हैं कि मिड टर्म सोर्स से पैसा हम क्यों लेते हैं। अब मिड टर्म सोर्स में क्या-क्या आते हैं, जो टेबल में क्या था वही डिट्टो, प्रेफरेंस, डिवेंचर, मिड टर्म, लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज वगैरह सब, ठीक है। तो यहाँ पर लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, इनको ज़्यादा डिफरेंस करना यहाँ पर, मतलब इनको बाइफिकेट करना जरूरी नहीं, कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे लीज फाइनेंसिंग होता है लैंड वगैरह को पट्टे पर लेना, और हायर परचेज मूवेबल प्रॉपर्टी को, इन लीज फाइनेंसिंग इमूवेबल को होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं कर रहे, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ वही हमें एक्सप्लेन करना है। अब आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर के लिए आप पैसा लेते हो कहीं पर, क्यों लेते हैं सर लेस देन, कहाँ पर पैसा लगाएंगे? 1 साल से कम के लिए पैसा लगाया, 1 साल से कम के लिए पैसा लिया, सोर्स है, तो उसका यूज भी तो सर 1 साल से कम के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वापस भी तो करना है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 साल से कम के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री खरीदने के लिए, फिनिश गुड के लिए, मिनिमम कैश बैलेंस रखने के लिए, डेटर के लिए, क्रेडिटर के लिए, तो इस टाइप से ये पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आ जाता है। कहने का मतलब है जो करंट एसेट वगैरह होती है, करंट लाइबिलिटी वगैरह होती है, उनकी पेमेंट करने के लिए, यानी कि आप बोल सकते हैं करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करना, और करंट एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए हम शॉर्ट टर्म से पैसा ले सकते हैं। इसके अंदर ट्रेड क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, एफडी जो विद इन 1 ईयर मैच्योर होने वाली, वो सब कुछ आ जाएगा। लो जी, एक चार्ट और बना के दे रखा है, इससे तो आपका और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि शॉर्ट टर्म क्या दिया गया है। शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, और पर्पज़ किस लिए हम खरीदते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म से पैसा क्यों लेते हैं? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेज, इंश्योरेंस के लिए, रेंट के लिए। मीडियम टर्म के लिए 1 to 5 ईयर, मैं बोल रहा था वही यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने। एक्सपेंडिचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन, हैवी एडवर्टाइजमेंट, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया है। या फिर लॉन्ग टर्म से पैसा ना मिले तो मिड टर्म से लेते हैं। लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर होता है, अबव 5 ईयर बोल सकते हो आप, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के लिए,
ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द टाइम। ईजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ आने के चांसेस इसके ज़्यादा बनते हैं। फिर क्या दिया गया, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप या कंट्रोल के अकॉर्डिंग। ओनरशिप कंट्रोल, एक होता है ओन्ड, एक होता है बोरोड। आपको पता है एक तो ओनर का पैसा होता है, एक बाहर से आपको लेना पड़ता है। अब दो चीज़ें हैं, अगर आप बाहर से पैसा लेते हो तो ओनरशिप जो आपको शेयर करनी पड़ेगी। ओनरशिप और कंट्रोल क्या करना पड़ेगा, शेयर, अगर आप डिवेंचर होल्डर से पैसा लेते हो। लेकिन कुछ कंपनियां बोलती नहीं, हम ओनरशिप या शेयर को डिल्यूट नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो भाई सिर्फ इक्विटी से पैसा ले लो फिर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ओनरशिप छोड़ने के लिए तैयार हो तो नई शेयर इशू कर दो, अगर आप ओनरशिप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो डिवेंचर से पैसा ले लो। ठीक है, ऐसे ये करेक्ट है जो मैंने अभी बोला है कि ओनरशिप छोड़ने के लिए तैयार हो तो नई शेयर इशू कर दो, ओनरशिप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो आप क्या करो, डिवेंचर से पैसा ले लो। अब ये ओन्ड कैपिटल में वही आता है, ट्रांसफर टू द इक्विटी के बाद में बात करते हैं, क्योंकि ही रियलिटी में ओनर होते हैं। और जो 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 सोर्स है पैसा कहाँ से आएगा, ओन कैपिटल में प्रमोटर से आ सकता है सर, या जनरल पब्लिक से शेयर इशू करके ले सकते हैं हम। ठीक है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन, कन्वर्टेबल, ये सारा का सारा वहाँ पर आ ही जाएगा। नेक्स्ट बनाता है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल को डेब्ट कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, और डेब्ट का मतलब होता है डिवेंचर प्लस बॉन्ड। डेब्ट में क्या आता है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, डेब्ट इक्वल टू डिवेंचर प्लस बॉन्ड। डिवेंचर के ऊपर रेट जो मेंशन होती है बॉन्ड पे नहीं होती, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो डेब्ट से पैसा लेना, आउटसाइडर से पैसा लेना, जब शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि भी हमारी ओनरशिप कम ना हो, कंट्रोल कम ना हो, तो वो आउटसाइडर से पैसा लेते हैं। आउटसाइडर कहाँ से पैसा ले सकते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कमर्शियल बैंक से, जनरल पब्लिक से, डिवेंचर के रूप में आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, बस ये इसने बोला कि जो डेब्ट से पैसा हम लेते हैं बोरोड कैपिटल से, वो चार्ज ऑफ एसेट होता है, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, इनको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, प्रिंसिपल की पेमेंट करनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सोलवेंट कंपनी इंसॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जब भी लिक्विडेशन होगा कंपनी का, तो सबसे पहले इनको पेमेंट करनी पड़ती है। और ये बोरोड कैपिटल से पैसा लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि जब नो डिल्यूशन, डिल्यूशन का मतलब होता है कमी करना, ऑनर्स, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने राइट में कमी नहीं करना चाहते तो वो डिवेंचर से पैसा लेते हैं। ठीक है, टैक्स डिडक्ट, टैक्स में इसकी छूट मिलती है, टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए करते हैं। और लिवरेज का बेनिफिट, लिवरेज का मतलब होता है डेब्ट, इक्विटी के साथ साथ डेब्ट का यूज करना। ठीक है, सस्ता मिक्सर यूज करना, वो इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट बनाता है जी अकॉर्डिंग टू द सोर्स। क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ जनरेशन। सोर्स ऑफ जनरेशन के अकॉर्डिंग एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में ओन्ड वाले आ जाएंगे, अभी जो पढ़ के आए हैं, और उसमें बोरोड वाले आ जाएंगे। ठीक है, इंटरनल, इंटरनल जो बिजनेस के इंटरनली जनरेट किए, जैसे कि रिटेन प्रॉफिट हो गया, ये लिख भी लो, यहाँ पर लिख सकते हैं आप। देखिए, इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल इज वन विच जनरेटेड इंटरनली बाय द बिजनेस। जो बिजनेस की इंटरनल, जैसे रिटेन अर्निंग है, कोई कॉस्ट नहीं आती इसकी रिटेन अर्निंग की रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा। और रिडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्किंग कैपिटल, सेल ऑफ द, ये आपका इंटरनल के अंदर आ जाता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, फीचर के बारे में बात करते हैं इनकी। इंटरनल सोर्स ऑफ फंड आर द सेम करेक्टरिस्टिक्स द ओन फंड। ये ओन फंड जैसी करेक्टरिस्टिक्स होती है इसके अंदर, सेम ही। ठीक है, लेकिन याद रखना इंटरनल में है ना, आप इक्विटी और डेब्ट का हम अभी यहाँ पर यूज कर नहीं रहे हैं। ठीक है, रिटेन अर्निंग से पैसा लेंगे, या फिर एसेट वगैरह को बेचकर पैसा लेंगे, या फिर वर्किंग कैपिटल में जो खर्चा आ रहा था उसको कम करके जो सेविंग बचाएंगे उससे पैसा ले लेंगे। ठीक है, द बेस्ट पार्ट ऑफ इंटरनल रिसोर्स, इंटरनल सोर्सिंग ऑफ कैपिटल इज द बिजनेस ग्रो इटसेल्फ। बिजनेस अपने आप ग्रो होता है, ये आउटसाइडर पार्टी पे डिपेंड नहीं करता। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है इंटरनल की, बोथ इक्विटी एंड डेब्ट आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इनकी इक्विटी और डेब्ट से जब पैसा नहीं लेते तो। एक्सटर्नल फंडिंग, ये एक्सटर्नल सोर्स से होता है कैपिटल जनरेशन आउटसाइड द बिजनेस, ये बिजनेस के आउटसाइड होता है उससे जनरेशन करते हैं। ठीक है, कि भी इंटरनल के साथ साथ कई बार एक्सटर्नल से भी पैसा लेना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखना एक्सटर्नल से पैसा लेना मतलब दो धारी तलवार है। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है किसी भी बिजनेस के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ ए फिक्स एसेट विच ड्राइव दो, अगर मान ले कोई फिक्स एसेट है 2 साल बाद में आपको कमा के देगी, 2 साल से पहले कुछ भी कमा के नहीं देगी, तो उसके लिए तो लॉन्ग टर्म से पैसा लेना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म से। नेक्स्ट बनाता है जी अपने पास, ये था आपका बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रेड क्रेडिट और बैंक क्रेडिट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव नेचर पर बहुत बार पूछा गया है, जितने आप PYQ देखोगे तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, बैंक क्रेडिट क्या होता है। तो आइए, और यहाँ पर थोड़ा हमने बैंक क्रेडिट को थोड़ा ज़्यादा एलोबरेट किया है। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जब एक सप्लायर, क्या है, जब एक सप्लायर गारंटी देता है मैन्युफैक्चरर को,
मैन्युफैक्चरर को बोलता है भाई पैसे कोई बात नहीं 1 महीने बाद दे देना, लेकिन सामान ले जाओ। नॉर्मली ये 30 से 90 दिन के लिए क्रेडिट की जाती हैं। और जो ये फाइनेंस जो पैसा नहीं देता, पैसे की जगह सामान देता है, लाइक रॉ मटेरियल है, सप्लायर जो है रॉ मटेरियल दे देगा, फिनिश गुड दे देगा, कंपोनेंट्स दे देगा, ये बोल दे पैसा कोई बात नहीं 2-3 महीने बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्स का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप ऐसे बोल सकते हो ट्रेड क्रेडिट है। नेक्स्ट वन आता है जी फिर बैंक क्रेडिट है। बैंक क्रेडिट, बैंक से भी लोन ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। ये ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट दोनों ही शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्स है। किसके याद, दोनों लॉन्ग टर्म के नहीं, याद रखना शॉर्ट टर्म के हैं। किसके हैं, शॉर्ट टर्म के हैं। तो बैंक क्रेडिट देता है गारंटी पर सर, बैंक तो गारंटी लेगा, गारंटी के बिना तो बैंक किसी को लोन देता ही नहीं। तो गारंटी के रूप में कुछ आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। अब जो सिक्योरिटी होती है वो 2 तरीके की होती है। जब बैंक के पास आप जब लोन लोगे तो 2 तरह की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। एक होता है पर्सनल सिक्योरिटी, एक होता है सिक्योरिटी ऑफ एसेट। पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब होता है क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द ब्रोवर, कि ब्रोवर का इतना रुतबा है कि बैंक वाले उससे कोई एसेट वगैरह गिरवी रखने के लिए नहीं बोलते, और बोलते हैं चलो ले जाओ। खासकर ये दिया जाता है बिजनेसमैन को। ठीक है, बिजनेसमैन को पर्सन जो से लोन, जैसे करंट अकाउंट के ऊपर दिया जाता है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, ओवरड्राफ्ट, ये फैसिलिटी करंट अकाउंट पे बिजनेसमैन को पर्सनल सिक्योरिटी के बेस पे दी जाती है। फिर आता है एसेट गिरवी रखकर सिक्योरिटी, ये कोई भी ले सकता है, कोई भी अदर बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति ले सकता है। जैसे कि मूवेबल गुड्स रख दिया, आपने अपने जो स्टॉक है, जो आप सामान बेचते हो वही गिरवी रख दिया, उसके कागजात गिरवी रख दिए बैंक के, और लोन ले लिया, तब मिल सकता है। आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था किसी कंपनी के अंदर, उसके शेयर जो है, या अपनी कंपनी के खुद के शेयर जो है आपने क्या कर दिया, बैंक के पास गिरवी रख दिया, तब लोन ले सकते हो। या फिर आपने जो कोई गुड्स था जिसकी ओनरशिप आपके पास थी, वो उसका जो टाइटल है ओनरशिप बैंक को दे दिया उसके रिगार्डिंग। या आपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा था, उसकी जो रिसिप्ट है वो बैंक में जमा करवा दी, उसके ऊपर लोन ले लिया। 90% तक लोन मिल जाता है एफडी पर। या फिर कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी थी वो गिरवी रख के, या फिर ज्वेलरी या प्रीशियस मेटल गिरवी रख के। तो ये एसेट ऑफ सिक्योरिटी है कि आप इस तरीके से ये सामान बैंक के अंदर गिरवी रखो और आपको लोन मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर मोड ऑफ सिक्योरिटी, सर किस तरीके से क्या करना पड़ेगा, सर सिर्फ कागज रखने पड़ेंगे बैंक के पास, या फिर कागजों के अलावा आप ऐसे बोल सकते हो कि वो गुड्स भी रखनी पड़ेगी। तो उसके रिगार्डिंग अलग अलग मोड दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ बैंक क्रेडिट, कौन कौन से मोड ऑफ सिक्योरिटी है, किस तरीके से आप ये सामान रखोगे। सबसे पहला आता है जी हाइपोथिकेशन, इसका मतलब होता है गिरवी रखना। जब आप बैंक के पास मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी में खासकर क्या, जो सामान आप बनाते हो वही गिरवी रख दिया आपको। इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है ओनरशिप, जिसको टाइटल ऑफ गुड बोलते हैं, ये तो चला जाता है सर बैंक के पास। ठीक है, और एक होती है सर गुड्स, फिजिकल गुड्स, जो फिजिकल पोजेसन बोल रहा, क्या बोलो, फिजिकल पोजेसन ऑफ गुड्स, ये ब्रोवर के पास ही रहता है। कहने का मतलब आप सिर्फ कागज गिरवी रखते हो और जो सामान है वो आपके पास ही रहता है, इसको हाइपोथिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोथिकेशन। मतलब जब आप सिर्फ कागजात गिरवी रखते हो, प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखते, तो उस तरीके से ले लिए गए लोन को हाइपोथिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोथिकेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है प्लेज। प्लेज के अंदर भी मूवेबल प्रॉपर्टी ही होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कागज का मतलब आप बोल सकते डॉक्यूमेंट के साथ साथ फिजिकल पोजेसन भी बैंक के पास रखना पड़ता है। खासकर इसके अंदर मैं बात करता हूं तो गोल्ड लोन, गोल्ड लोन। तो आप क्या करोगे, गोल्ड के कागजात, गोल्ड भी वहां रखोगे और उसकी रसीद भी वहां रखोगे, भाई कहां से आपने खरीदा था, असली है नकली है। ठीक है, और जब सामान रखते हो तो ये गोल्ड जो आपने रखा है, तो जिम्मे जैसे मथुस फाइनेंस के पास आप गए हो, ठीक है, मथुस फाइनेंस से आपको गोल्ड पे लोन लेना था, तो वो गोल्ड रखेगा, साथ के साथ उसके डॉक्यूमेंट भी रख लेता है। सर डॉक्यूमेंट ना हो तो कोई बात नहीं, गोल्ड कहने का मतलब डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब होता है रिसिप्ट एक टाइप की, ठीक है ना। अगर हम कागजों की बात करें तो उसके डॉक्यूमेंट होंगे प्लस में गुड्स, वो दोनों बैंक अपने पास रख लेगा। और जो बैंक है उसको तो बोलते हैं, बैंक को बोलेंगे कोई और आपका प्लेजी, और इसके बोलेंगे पोनर और प्लेजर, किसको, ये बोलेंगे ब्रोवर को। ठीक है, और ये जो जब गुड्स रखे जाते हैं तो उसको बेलवेंट एक्ट के अंदर आ जाते हैं, किसके अंदर आ जाते हैं, बेल। तो बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है कि या उस गोल्ड को, या मुथूट फाइनेंस की लाइबिलिटी बन जाती है कि उसकी गोल्ड की केयर करे, जैसा कस्टमर ने जैसा वैसे ही उसके मिलना चाहिए। इसके अंदर प्लेज, प्लेज के अंदर क्या था, मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है सर, ओनरशिप और फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स दोनों बैंक के पास चला जाता है। लीन, लीन का मतलब होता है कि एक पार्टी दूसरे की गुड्स तब तक अपने पास रखती है जब तक वो पूरा का पूरा पेमेंट है चुकता नहीं कर देता। 2 तरह की लीन होती है, एक होती है जी पर्टिकुलर लीन, एक होता है जनरल लीन। मान लिया कि A B C D ये 4 प्रॉपर्टी रखी हुई है, 4 चीज़ें रखी हुई है,
मिस्टर एक्स के पास 4 चीज़ें। वो बैंक से लोन लेने गया, अगर वो बोले बैंक को कि सर ये गिरवी रख लो सिर्फ़, ये प्रॉपर्टी अगर मैं लोन ना दूँ ना तो इस प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे ले लेना। इसको तो बोलेंगे पर्टिकुलर लीन, ठीक है? और अगर बैंक अगर आप ये बोलोगे नहीं सर कोई भी प्रॉपर्टी मेरी 4 प्रॉपर्टी कोई भी बेचकर लोन ले लेना अगर मैं पैसे ना दूँ तो। कोई भी बेचकर पैसे वसूल कर लेना अगर मैं लोन की पेमेंट ना करूँ तो, इसको जनरल लीन। नॉर्मली जो बैंक होता है वो जनरल लीन के थ्रू ही एग्रीमेंट करता है। फिर आता है मॉर्गेज। मॉर्गेज जो होता है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। अब तक मूवेबल था, अभी क्या हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर होता है। ठीक है, जो ब्रोवर होता है उसको मॉर्गेजर बोलते हैं, जो ब्रोई होता है यानी जो बैंक होता है उसको मॉर्गेजी बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? मॉर्गेजी बोला जाता है। ठीक है, और पूरी टर्म को बोलेंगे मॉर्गेज डीड। क्या बोलेंगे? मॉर्गेज डीड। ठीक है, बस ये क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। अब तक मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग था, और जैसे आप बैंक की पेमेंट कर दोगे तो आपका जो सामान है प्रॉपर्टी वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट आपको मतलब ओनरशिप आपको वापस मिल जाएगी। एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में होता है चार्ज भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में ही होता है। आप ऐसे मान सकते हो कि चार्ज ऑफ ए वन पर्सन बाय द एक्ट ऑफ पार्टी या बाय द लॉ। एक्ट ऑफ पार्टी हो सकता है या कानून के द्वारा भी हो सकता है, लॉ के द्वारा भी हो सकता है। और मेड ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर या ट्रांजैक्शन डज नॉट अमाउंट ऑफ द मॉर्गेज। ठीक है, ये मॉर्गेज से थोड़ा डिफर होता है, लेकिन यहाँ पर अपने को ज़्यादा नहीं करना कि मॉर्गेज के अंदर क्या आएगा, चार्ज के अंदर क्या आएगा। बस यह मान लो कि दोनों ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दिया भी गया है। देखो क्या दिया गया है, द लेटर पर्सन, इसमें बोला चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी और द प्रोविजन ऑफ द सिंपल मॉर्गेज विल बी अप्लाई फॉर सच चार्ज की तरह ही होता है, यानी कि आप एक लिख सकते हो इसमें से। नेक्स्ट वन आता है फिर इसके बाद कंटेंट में तो इसका करवा रखा डिटेल में वहाँ कर लें, लेकिन यहाँ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आपने गिरवी रख दी सामान, ठीक है सर, इसके बाद आपने तरीका कौन सा होगा वो पता चल गया, लेकिन आप लोन भी अलग अलग तरीके से ले सकते हो। जैसे लोन एंड एडवांस है, इसके थ्रू लिया गया लोन एंड एडवांस के थ्रू होल अमाउंट पर ब्याज आपको देना पड़ता है। किस पर देना पड़ता है? पूरी की पूरी अमाउंट, होल अमाउंट पर ब्याज देना पड़ेगा। मान लेगा आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, आपके लिए एक बैंक अलग खाता खोलेगा। मान लें कि मिस्टर ए ने लिया तो मिस्टर ए लोन अकाउंट नाम से खोलेगा और 5 लाख रुपए उसके खाते में डाल देगा। अब मिस्टर ए उस पैसे को निकाले या ना निकाले, सारे 5 लाख पर ही ब्याज देना पड़ेगा मिस्टर ए को, बैंक को। ठीक है, और इसके लिए आपकी आप बोल सकते हो कि फिक्स एसेट वगैरह गिरवी रखनी पड़ती है। इसके बाद आता है कैश क्रेडिट। इसके लिए ना मार्केटेबल सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है। क्या रखी? मार्केटेबल सिक्योरिटी वो होती है जिसको विदिन 3 मंथ कैश में कन्वर्ट किया जा सके। मार्केटेबल सिक्योरिटी गिरवी रखी नहीं होती है, और पूरी अमाउंट पर ब्याज नहीं लगता। जितना आप विड्रॉ करोगे, सिर्फ मान लीजिए 5 लाख का लोन इसके थ्रू ले लिया आपने, सिर्फ 1 लाख निकाली तो 1 लाख पर ही ब्याज देना पड़ेगा, 5 पे नहीं देना पड़ेगा, जबकि लोन एडवांस में पूरे के अमाउंट पर देना पड़ता था। यानी कि इंटरेस्ट का फर्क है सिर्फ। लोन एडवांस में होल अमाउंट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, कैश क्रेडिट में से जितना निकाला गया उतना ही, लेकिन गिरवी रखना पड़ता है दोनों कंडीशन में, चाहे लोन एंड एडवांस हो चाहे आपकी कैश क्रेडिट हो। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम पढ़ चुके हैं, बिजनेसमैन को मिलता है, पर्सनल सिक्योरिटी के बेस पर मिलता है, एसेट ऑफ सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, और जितना पैसा वो निकालता है उसी पर ब्याज देना पड़ता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग का मतलब कैश में बिल को कैश में कन्वर्ट करवाना, बिल को कैश में कन्वर्ट। मान लीजिए कि ए कंपनी है, इसने बी को क्या कर दिया, बी जो ये डेटर है, ये डेटर हो गया, तो नो डाउट सर ये क्रेडिटर हो गया, इतना तो हमें पता ही है। ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैं लिख देता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने कि उधार 3 मंथ के उधार पर भेजा, 3 मंथ क्रेडिट सेल 3 महीने के उधार पर ए ने बी को सामान बेचा, लेकिन ए को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई। 1 महीने बाद ही वो चला गया बैंक के पास, बैंक को उसने बिल दिया और बोला कि 3 महीने बाद आप किससे ले लेना सर, बी से ले लेना। अगर बी ना दे तो ए बोला कि मेरे से वापस ले लेना। तो बैंक क्या करेगा, इस बिल को जो बिल की फॉर्म में था इसको डिस्काउंट कर देगा, इसको कैश में कन्वर्ट करवा देगा इमीडिएटली ए को। तो ए की जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो जाएगी, बैंक अपने पास कुछ कमीशन रख लेगा और 3 महीने बाद बैंक जाएगा मिस्टर बी के पास और उससे सारा पैसा ले लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। फिर आता है जी लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये नॉर्मली क्या होता है जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ना तो एक्सपोर्टर विश्वास करता है इंपोर्टर पे, खासकर फर्स्ट टाइम, ना इंपोर्टर विश्वास करता है एक्सपोर्टर पे। तो क्या करेंगे, एक्सपोर्टर तो बोलता है, मान ले कि इंपोर्टर बोलेगा सर पहले सामान भेजो, एक्सपोर्टर बोलेगा पहले करेंसी पैसा भेजो। तो अपने अपने बैंक से डील करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट की प्रोसेस है। तो ये हमने कंटेंट में डिटेल में किया भी हुआ है। ठीक है, फिर आता है जी टर्म लोन फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल 3 से 7 साल के लिए। नॉर्मली तो इसने बोला कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, लेकिन आजकल वो 3 से 7 साल के लिए भी लोन देने लग जाते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। और आज का फिर लास्ट अपना क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एडीआर एंड जीडीआर।
एडीआर और जीडीआर के बीच में डिफरेंस बनाना है। जीडीआर की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल वर्ड याद रख लेना, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एक जैसे इंडियन जैसे रिलायंस कंपनी है, इंडिया के अंदर अगर उसको पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना है तो वो शेयर डिवेंचर बॉन्ड इश्यू करती है, मतलब लाइक शेयर इश्यू करती है। क्या इश्यू करती है? शेयर इश्यू करती है। लेकिन जब रिलायंस कंपनी दूसरे देश की स्टॉक एक्सचेंज में जाकर खुद को रजिस्टर करवाती है और वहाँ से जो पैसा लेती है उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं, इनके शेयर कन्वर्ट हो जाता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अंदर, ठीक है। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ऐसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होते हैं। अलग अलग डिफरेंट मेथड है। राइजिंग फंड फ्रॉम द फॉरेन सोर्स, यानी कि विदेशों से, जब इंडियन कंपनी विदेशों से पैसा कलेक्ट करती है तो उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। उसको उस टाइम वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट इश्यू करती है, कहने का मतलब शेयर को कन्वर्ट कर दिया जाता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अंदर, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एडीआर जीडीआर कॉमन सा है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो एडीआर जीडीआर, पहली बात है कि फर्स्ट फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। एंक्रोनियम क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फिर बात करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, इशूड बाय द यूएस स्टॉक बैंक। याद रखना, एडीआर यूएस के अंदर आता है और ये अदर देन यूएस आता है, अदर देन यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए बोल लो आपसे, ठीक है। तो एडीआर इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सर, ये इशूड बाय द यूएस बैंक और रिप्रेजेंटेड नॉन यूएस कंपनी। अब आप ऐसे मान लो, देख लो, ये मान लिया कि इंडिया है, इंडिया, और ये मान लिया कि अमेरिका है, अमेरिका, और ये मान लिया कि अदर देन अमेरिका है, अदर देन अमेरिका। ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। अब इंडियन कंपनी जो है बाहर से पैसा कलेक्ट करना चाहती है अमेरिका से कलेक्ट करना चाहेगी तो यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करवाएगी, बिल्कुल करवाएगी सर, ठीक है। क्या करेगी? स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाएगी। तो ये जो लाइनिंग आपको समझ में आई, रिप्रेजेंटिंग द नॉन यूएस कंपनी, कि अमेरिका के अलावा दूसरे देश की कोई कंपनी आके खुद को रजिस्टर करवाती है और अमेरिका की पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूप में, उसको क्या बोलते हैं? एडीआर, अगर अमेरिका से करती है तो। अमेरिका के अलावा इंडियन कंपनी कहीं भी जाकर वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करवाती है और अमेरिका के अलावा बाकी देशों के लोगों से पैसा कलेक्ट करती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूप में, तो उसको जीडीआर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीडीआर, ठीक है। ये इसकी मीनिंग हो गई। आइए एक बार रीड आउट जरूर कर लेते हैं। एडीआर इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय द यूएस बैंक, ये यूएस बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं, और क्योंकि यूएस बैंक मतलब यूएस कंट्री के अंदर होगा, ठीक है ना। और रिप्रेजेंटिंग द नॉन यूएस कंपनी लाइक इंडियन कंपनी, ट्रेडिंग ऑन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज किसकी होगी? यूएस की। देश कौन होगा? मतलब इशू कौन करेगा? यूएस बैंक। स्टॉक एक्सचेंज किसकी होगी? यूएस की। लेकिन कंपनी कौन होगी सर? बाहरी। जीडीआर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय द इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक, यानी कि अदर देन यूएस भी आप लिख सकते हो, और जो स्टॉक ट्रेडिंग है वो भी फॉरेन की होगी, ठीक है। फिर आते हैं रेलिवेंस के बारे में बात करते हैं। फॉरेन कंपनी कैन ट्रेड इन यूएस स्टॉक मार्केट, भाई इसके मतलब एडीआर के थ्रू फॉरेन कंपनी लाइक इंडियन कंपनी यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकती है। अगर हम इसकी बात करें, फॉरेन कंपनी कैन ट्रेड एनी अदर स्टॉक मार्केट अदर देन यूएसए के अलावा छोड़कर बाकी किसी स्टॉक मार्केट में, इंडियन कंपनी यूएस स्टॉक मार्केट को छोड़कर बाकी कहीं भी डीलिंग करती है तो उसको हम जीडीआर बोलते हैं। इशूड बाय यूनाइटेड स्टेट डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट के अंदर, यानी कि कहाँ पर इशू किए जाएंगे ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट? सर यूएस मार्केट में, यूएस के यूनाइटेड स्टेट डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट के अंदर इशू किए जाएंगे, क्योंकि जो शेयर वगैरह होते हैं ना कैपिटल मार्केट के अंदर होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर इशू किए जाते हैं। और यहाँ पर यूरोपियन बोल लो या अदर देन यूएस बोल लो, ठीक है, कैपिटल मार्केट के अंदर। नेक्स्ट वन आते हैं जी अपने पास, हाँ जी, फिर देखिए क्या दिया गया है। लिस्टेड इन, क्या करना पड़ेगा? इंडियन कंपनी को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवाना पड़ेगा, चाहे न्यूयॉर्क स्टॉक जैसे NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर नेस्डैक हो आपकी। इसी तरह इंडियन कंपनी को अगर वो नॉन यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करवाती, लाइक लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर क्या बोलते हैं? इसको जीडीआर बोले जाते हैं। नेगोशिएबल, ये अमेरिका के अंदर होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अदर देन अमेरिका लिख देता हूँ, अदर देन अमेरिका, ठीक है, ये अदर देन अमेरिका आ जाएगी। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये आती है, आप बोल सकते हो कि ऑनरस, ठीक है। इसका मतलब होता है सर इसके अंदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है? आप बोल सकते हो हार्डली होता है, हैवी बोल लो, बहुत ज़्यादा होती है सर, मतलब कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा करवाते हैं अमेरिका वाले, ये इतने ज़्यादा नहीं करवाते,
फिर मार्केट आता है, ये रिटेल इन्वेस्टर मार्केट होती है, ये इंस्टीट्यूशनल मार्केट होती है। ये क्या होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अमेरिकन एडीआर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट कहलाता है और जीडीआर जो है इंस्टीट्यूशनल मार्केट कहलाता है। ठीक है, तो ये था जी आपका आज का कंप्लीट टॉपिक। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।